ये तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। कल ये दो शख्स जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं और पिछले एक दशक से ईवीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन चला रहे हैं बाम सेफ के बाद। दूसरे शख्स हैं महमूद पराचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तमाम लोग जानते हैं, शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका आंदोलन भी लगातार जारी है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से न हो। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी सफाई आई है, बड़ा बयान आया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस दो शख्स ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। टीवी अखबार जहां राम मंदिर और राम मंदिर के विरोध का झूठा नैरेटिव कर रहा है, झूठी खबर चला रहा है कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर का विरोध किया है, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, अस्पताल या मंदिर। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि कहाँ जाएंगे। वैसे एक ब्राह्मण पत्रकार अमीश देवगन का कहना है कि मैं राम मंदिर जो जाएगा उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। क्या आप लोग सहमत हैं? तेजस्वी यादव ने कहा, साफ साफ कहा, पता नहीं उनके प्रवक्ता पढ़ते लिखते हैं कि नहीं या बोल पाते हैं कि नहीं, मैं करते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं, मेरी सरकार की प्राथमिकताएं नौकरी है, अस्पताल है, एजुकेशन है। डंके की चोट पर कहनी चाहिए। क्या इस देश का मीडिया, मनुवादी मीडिया, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के खिलाफ है? तो वो बोले। खैर, मैं ईवीएम पर आता हूं। ईवीएम को लेकर लगातार जन आंदोलन तेज है। लगातार आज जंतर मंतर पर दूसरे दिन मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। इससे एक दिन पहले यानी कि 5 जनवरी को महमूद पराचा और भानु प्रताप जी को डिटेन किया था दिल्ली पुलिस ने ईवीएम को लेकर। वो चुनाव आयोग के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें 20 ईवीएम दिया जाए, हम हैक करके दिखाएंगे। एक अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने भी ईवीएम हैक किया है। आज जंतर मंतर पर लाइव ईवीएम हैक किया गया, ये तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का एक बड़ा जवाब आया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खबरें हो सकता है आप तक न पहुंची हो, लेकिन मैं चाहता हूं आपको बताऊं। दरअसल पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि चुनाव आयोग अगर ईवीएम नहीं खत्म कर सकता है तो कम से कम वीवीपैट की गिनती कराए और जनता को वीवीपैट पर्ची मिले और वो एक अलग बॉक्स में डाले। मैं आपको पूरा चुनाव आयोग का खेल बताता हूं, ईवीएम का पूरा खेल समझा रहा हूं। दरअसल राजीव गांधी जब 400 सीटें जीतकर सत्ता में थे, उसी समय मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी के बाद इस देश में ईवीएम आया। वाजपेयी जी ने उसको पूरी तरह से लागू कर दिया और वो एक बार तो चुनाव जीते, दूसरी बार सत्ता से बाहर हो गए। तब ईवीएम पूरी तरह से लागू हो चुका था और उसके बाद बैक टू बैक यूपीए 1, यूपीए 2 दो बार कांग्रेस की सरकार आ गई। पहली बार मिली जुली, दूसरी बार भी मिली जुली, लेकिन कांग्रेस थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। नतीजा ये हुआ कि खुद जीएल नरसिम्हा, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने एक किताब लिख डाली और आडवाणी ने भी कहा कि ईवीएम गड़बड़ है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बड़े वकील माने जाते हैं और शास्त्री माने जाते हैं, मिसगाइडेड मिसाइल है, ब्राह्मण समाज से ही है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तब कुछ और दौर था। सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई कहते थे कि मायावती जी ने सरकारी पैसे से मूर्ति लगाई है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। आज उसको लेजिटिमाइज कर दिया गया और वही रंजन गोगोई बीजेपी के कोटे से सांसद बने बैठे हैं। खैर, आते हैं फिर ईवीएम पर। थोड़ा थोड़ा बात में बीच बीच में बता देता हूं ताकि आपकी याददाश्त अच्छी रहे। इस देश में चुनाव आयोग का जो बयान आया है वो भी बताऊंगा। इस देश में चुनाव आयोग तभी ईमानदार हुआ 2 बार, या चुनाव आयोग तभी ईमानदार होता है, तभी उसका कानून का डंडा चलता है जब कोई SC ST OBC को चुनाव हराना हो। दौर कीजिए लालू यादव का। लालू यादव बार बार चुनाव जीत रहे थे। उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होता था और वो मजाक मजाक में कहते थे कि जिन निकलेगा। देहाती भाषा में वो अपने जनता से कोऑर्डिनेट करते थे। वो कहते थे कि जिन निकलेगा। लालू यादव बैक टू बैक चुनाव जीत रहे थे। तब इस देश में एक अपर कास्ट चुनाव आयोग हुआ जिसका नाम था TN सेशन, और उसने वो तमाम नियम कानून कायदे अपने मन से थोप दिए ताकि लालू यादव को सत्ता से बाहर किया जा सके। और खूब ईमानदारी का इस मीडिया ने ढंगोरा पीटा। उसके बाद मायावती जी जब फुल फ्लेज सरकार बनी थी, बाबा साहब के आंदोलन आगे बढ़ रहा था, बुद्धिज्म बढ़ रहा था,
नौकरी, स्कूल, अस्पताल खुल रहे थे, तब जाकर चुनाव आयोग ने मायावती जी की हाथियां ढकवा दी थी। इस देश के हर रेलवे स्टेशन पर सेल्फी पॉइंट बना है। 6,25,000 रुपए का, ये खुद रेलवे का कहना है, उस अधिकारी को हटा दिया गया। आज कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां सेल्फी पॉइंट नहीं बन रहा है। सरकार दिन रात सिर्फ प्रचार में लगी है। कोई पेट्रोल पंप, कोई हाईवे, कोई दुकान, कोई सरकारी संस्थाएं जहां केंद्र सरकार का प्रचार न हो। दो सरकार प्रचार के दम पर चल रही है, एक मोदी जी की सरकार और एक अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो सोचिए, प्रचार की सरकार, अब कोई चुनाव आयोग ईमानदार नहीं आ रहा है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है कि कितना करोड़ का विज्ञापन जा रहा है, कैसे अखबार और टीवी को खरीद लिया गया है। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मीडिया ऑलरेडी उसके साथ है। सोचिए, मीडिया का एक ब्राह्मण पत्रकार कहता है कि अगर मैं राम मंदिर जो चला जाएगा उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। सोचिए, वो अपने पुरखों की पेशा बचाना चाहता है, वो अपने पुरखों का साहित्य इतिहास बचा रहा है। क्यों ना बचाए, बचाना चाहिए। लेकिन इस देश के SC ST OBC किसान समाज को समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों की भलाई स्कूल अस्पताल से होगी कि नहीं। अब यही पेच फंस गया है। तो सोचिए, जंतर मंतर पर लगातार आज मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग का एक बड़ा बयान आ गया है। दरअसल विपक्षी दल धरना प्रदर्शन तो कर नहीं रहे हैं, सब हमाम में नंगे हैं। बामसेफ का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। तो तमाम इंडिया के गठबंधन के नेताओं ने कहा था कि भैया, आप चुनाव आयोग से पूछा था कि वीवीपैट की पर्ची दीजिए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट की पर्ची गिनने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग फुल प्रूफ कह रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम जैसे चुनाव करा रहे हैं वैसे ही कराएंगे और हम कोई तब्दीली नहीं कराने जा रहे हैं। यही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि वीवीपैट गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जबकि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और सोचिए, आप ईवीएम में वोट डाल दीजिए, वो 1 महीने तक स्ट्रांग रूम में पड़ी रहेगी, तब देर नहीं होती है। वीवीपैट गिनने में देर होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं तभी ईमानदारी से काम करती हैं, तभी कायदे कानून से काम करती हैं और कायदे से बाहर जाकर भी काम करती हैं अगर किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बदला लेना हो, जेल में डालना हो, करप्शन का जांच करना हो। लेकिन जब अपनी जाति की सरकार हो, जब अपनी जाति का राज चल रहा हो, तो चारों तरफ से चुप्पी और सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक जल्दी होने वाली है और यह तय हो चुका है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा, जेएमएम, डीएमके, ये 5-6 दल, नाम गिन लीजिए। लालू यादव की पार्टी, आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी, अध्यक्ष है इसलिए उनकी पार्टी कह रहा हूं, नहीं तो ये बहुजनों की पार्टी है। आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम हेमंत सोरेन, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और देश की सबसे रिस्पेक्टेबल, सबसे धाकड़, सबसे ताकतवर बहुजन समाज की नेता मायावती जी। ये सारी उपाधियां मैं उनको इसलिए दे रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो उन्होंने काम किया है वो नीतीश कुमार के जाति जनगणना के बाद सबसे ऐतिहासिक काम बहन जी ने किया। अब नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, ये मास्टर स्ट्रोक है बहुजन समाज के हक अधिकार की बात से। और SC ST OBC को 65% रिजर्वेशन, ये भी हिंदी पट्टी का मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये 5 लोग मिल जाएं तो इस देश में बहुजन समाज की सत्ता होगी। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी पैसे वालों की पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी ने। इस देश में जनाधार तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम के पास है, जिनकी आबादी 90% है। और अब जयंत चौधरी, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वोट तो बहुजनों का है 95%, 90%। तो ये जनाधार वाली पार्टी अगर ये एक हो गई तो फिर ईवीएम भी धरा का धरा रह जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट न गिनने का प्लान है, जैसे चुनाव है वैसे ही होगा। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।